दोस्तों, आज जो तमिल फिल्म लेकर आया हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं, ये इंसान की फितरत, लालच, डर और किस्मत का आईना है। सालों में एक बार ऐसी फिल्में बनती है जो दिमाग से उतरकर सीधे दिल में बैठ जाती है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.1, लेकिन यकीन मानिए इसका असली असर नंबरों से नहीं समझ आता। बस इस फिल्म का 1 मिनट देख लीजिए, फिर आप खुद को स्क्रीन से हटाने की कोशिश करेंगे लेकिन हटा नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना किसी स्पॉइलर के शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है मदुरई के पास एक छोटे से गांव से, जहां रहती है करीब 90 साल की एक बुजुर्ग औरत पन्नू ताई। पूरा गांव उसे जानता है, पर इज्जत से नहीं, डर से, क्योंकि गांव के आधे से ज्यादा लोग उससे ब्याज पे पैसे ले चुके हैं और रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उसका एक ही काम होता है, वसूली। जैसे ही पन्नू ताई के हाथ में अपना मजबूत छाता लेकर घर से बाहर निकलती है, गांव का एक लड़का दौड़ते हुए ऐलान करता है कि पन्नू ताई पैसे लेने निकल चुकी है। अब बस ये सुनते ही लोग ऐसे भागते हैं जैसे गांव में पुलिस की रेड पड़ गई हो। कोई खेत में छुपता है, कोई छत पर, तो कोई पड़ोसी के घर में, क्योंकि अगर किस्त 2 दिन भी लेट हो जाए तो पन्नू ताई उसे छाते से पीठ लाल कर देती है। मर्द हो या औरत, कोई रियायत नहीं। इसी कर्जदारों में से एक पियक्कड़ आदमी भी है जो दिन भर दारू में डूबा रहता है। आज भी जैसे ही वो नाम सुनता है उल्टी दिशा में भागता है, लेकिन किस्मत देखिए आज पकड़ा जाता है। सड़क पर पन्नू ताई उसे पकड़कर धमकी देती है कि अगली बार अगर लेट हुआ तो उबलता हुआ पानी डाल दूंगी। शाम को वही आदमी नशे में मंदिर पहुंचता है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है, हे भगवान, अगर तू सच में है तो इस पन्नू ताई को उठा ले, इसके मरते ही गांव में शांति आ जाएगी। और सच बताऊं, सिर्फ वही नहीं, गांव के आधे लोग मनी मन यही दुआ मांगते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं जिस दिन पन्नू ताई मरेगी उसी दिन हमारा कर्ज भी मर जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि उसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे, 1 बेटी सुरली, और बेटी उसी के साथ रहती है अपने छोटे बेटे को लेकर। 4 साल पहले सुरली की शादी पन्नू ताई की कंजूसी जहर बन गई थी। उसने दामाद को 3 तोला सोने देने का वादा किया था, लेकिन वक्त आने पे मुकर गई। बात इतनी बढ़ी कि सुरली का पति उसे और बेटे को यहीं छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस आया ही नहीं। तीनों बेटे मां से तंग आकर अलग अलग गांव में बस गए हैं, क्योंकि पति की मौत के बाद जब बेटों ने जमीन बांटने की बात की तो पन्नू ताई ने साफ साफ कह दिया कि ये घर मेरे मर्द का है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। घर में पोता जब भी टीवी ऑन करता तो वो डांट देती कि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। फिर एक सुबह रोज की तरह काफी देर हो जाती है, लेकिन पन्नू ताई कमरे से बाहर नहीं आती। सुरली अपने बेटे को भेजती है देखने, और अगले ही पल घर में चीख गूंजती है कि माँ ये क्या हो गया। गांव वाले दौड़ते हुए आते हैं और सोचते हैं कि बुढ़िया मर गई, लेकिन अंदर का नजारा अलग ही है। पन्नू ताई जिंदा है, लेकिन उसे तेज लकवे पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। आधा शरीर काम नहीं कर रहा होता है, जुबान लड़खड़ा रही होती है और उठ भी नहीं पा रही होती है। और हैरानी की बात यह है कि गांव के चेहरों पे दुख नहीं, अजीब सी खुशी है। लोग मन ही मन खुश हैं कि अब ये बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाएगी। कोई खुलेआम कहता है कि अब चैन मिलेगा। वही लड़का जो रोज वसूली करता था वो उल्टा ऐलान करता है कि पन्नू ताई को लकवा मार गया। जब खेतों, दुकानों, गलियों में ये खबर पहुंचते हैं तो लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। वे पियक्कड़ आदमी भी मंदिर जाता है और कहता है कि भगवान तूने मेरी सुनी। दिमाग में एक ही बात कि काश ये इसी हालत में मर जाए और कर्ज अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पे जाती है। एंट्री होती है एक नए किरदार की, पेनी क्विक, जिसे गांव वाले प्यार से पेनी कहते हैं। उम्र करीब 40 साल, दिल का साफ लेकिन किस्मत का मारा। कई मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगा चुका है, लेकिन कोई लड़की उसे दूल्हा ही नहीं चुनती। एक दिन ब्रोकर साफ साफ कह देता है कि कुंवारी लड़की भूल जाओ, एक औरत है जिसका 2 बार तलाक हो चुका है, शादी हो सकती है उसके साथ, लेकिन शर्त है 12 तोला सोना। पेनी मजबूरी में हाँ कह देता है और तभी उसे पन्नू ताई के लकवे की खबर मिलती है। वो सोचता है कि अगर मैं उससे सस्ते में सोना खरीद लूं तो मेरी शादी हो सकती है। पेनी सोचता है कि अगर पन्नू ताई बिस्तर पर है तो वसूली कौन करेगा, और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है और अगले ही पल वो एक देसी जुगाड़ वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर को लेकर पन्नू ताई के घर पहुंच जाता है। गांव वाले ये देखकर भड़क उठते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये जल्दी मरे और ये पागल इसे बचाने डॉक्टर लेकर आया है। डॉक्टर जांच करता है और नाड़ी पकड़ता है और गंभीर आवाज में बोलता है कि मामला बहुत सीरियस है, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे। बस ये सुनते ही गांव वाले के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आती है। वाह, मरने का टाइम फिक्स हो गया। लोग मन ही मन तैयारी करने लगते हैं, लेकिन पेनी के दिमाग में अलग ही गणित चल रहा होता है कि 48 घंटे में 12 तोला सोना कैसे निकाले। दूसरी तरफ खबर मिलते ही पन्नू ताई के तीनों बेटे गांव लौट आते हैं।
सबसे बड़ा बेटा ओपिलियन बैंड बाजा वाला, दूसरा विजयन ऑटो ड्राइवर और तीसरा सेल्वन फूलों की दुकान वाला जो टूटे फूल को भी जोड़कर माला बना देता है। तीनों घर के बाहर खड़े रहते हैं और अंदर जाने की जल्दी में नहीं, क्योंकि दिमाग में एक ही बात है कि माँ गई तो प्रॉपर्टी बटेगी। उधर बिस्तर पे पन्नू ताई हाथों से लगातार इशारे करती है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। तभी एंट्री होती है एक नए आदमी की, गोल्ड कुमार। वो सीधे अंदर जाता है और पन्नू ताई के पैर छूता है। गांव वाले शॉक, ये कौन है जो इसे इज्जत दे रहा है? पेनी उसे अलग ले जाकर पूछता है और गोल्ड कुमार जो बताता है उसे सुनकर पेनी के भी होश उड़ जाते हैं। पेनी तुरंत तीनों बेटों को बुलाता है। गोल्ड कुमार बताता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे पास गोल्ड चिट कमेटी डाल रखी थी, सालों से सोना जमा कर रही थी। चिट मैच्योर हुआ है और उन्हें पूरे 160 तोला सोना मिला है। पिछले महीने वो सारा सोना लेकर गांव आई है। अब ये सुनते ही तीनों बेटे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब चारों तीन बेटे प्लस पेनी एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं और प्लान बनाते हैं कि माँ के मरने से पहले सोना ढूंढना होगा, वरना कानून के हिसाब से सब बेटी सुरली को मिलेगा और मतलब के पति को। और तभी बाहर से डीजे और बैंड की आवाज आती है। सुरली का पति, जिसे गांव वाले 2 इडली कहते हैं, म्यूजिक बजाते हुए घर की तरफ आता दिखता है, क्योंकि उसे भी खबर मिल चुकी होती है। अब ये चारों समझ जाते हैं कि ये सबसे बड़ा खतरा यही है। जो बेटे अभी तक घर के अंदर जाने से बच रहे थे, अब चुपके से अंदर घुसकर कोना कोना छान मारते हैं। बक्सा, संदूक, दीवार, छत, सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। थक कर जब पन्नू ताई के पास आते हैं तो वो हाथों से इशारा करती है। फिर एक सीक्रेट दीवार की अलमारी मिलती है। सबकी सांसें रुक जाती है और ये लगता है कि खजाना यही होगा। अलमारी जैसे खुलती है, अंदर लड्डू, पेड़ा, बर्फी और मिठाई होते हैं। सोने का तो नामो निशान नहीं होता। रात हो जाती है और अगले दिन पेनी तीनों बेटों से डील करता है। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो साइन लैंग्वेज समझता है और दूरदर्शन में न्यूज पढ़ता है। और अगले दिन पेनी उस साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को लेकर घर पहुँचता है। पूरा नाटक, फॉर्मल कपड़े, रौबदार एंट्री, ताकि गांव वाले समझे कि कोई बड़ा सरकारी अफसर आया है। वो पन्नू ताई के सामने खड़ा होकर हाथों से सवाल पूछता है। पन्नू ताई आंखों और उंगलियों से जवाब देती है और कुछ मिनट बाद वो बाहर आता है और बेटों से कहता है कि आपकी माँ कह रही है वो सारा सोना और वहीं वो अपने तीनों बेटों में बांटना चाहती है। ये सुनते ही तीनों बेटे उत्साह से भर उठते हैं। फिर वे कहते हैं कि पूछिए ना वे चीज कहाँ रखी है। लेकिन तभी अचानक पन्नू ताई की सांसें अटकने लगती है, आंखें पलटती है और वे बेहोश हो जाती है। पास खड़ी नर्स घबराकर चिल्लाती है कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। और अब यहाँ से चारों तीन बेटी और पैनी मौका देख लेते हैं और सोचते हैं कि हॉस्पिटल भी ले जाओ और रास्ते में सोने का राज भी निकलवा लेंगे। फिर यहाँ से शुरू होता है रोने पीटने का नाटक, हड़बड़ी, चीख पुकार। पन्नू ताई को जीप में डालकर शहर के बड़े हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। सबसे खास बात यह है कि सुरली के पति इडली को कुछ नहीं बताया जा रहा। उसे घर के बाहर बहानों में उलझाकर माँ को चुपचाप ले जाया जाता है। फिर शुरू होता है हॉस्पिटल का असली खेल। आज ये टेस्ट, कल वो टेस्ट, हर दिन एक नया बिल का खर्चा। डॉक्टर हर बार एक लाइन दोहराते हैं कि कंडीशन क्रिटिकल है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। फिर कॉरिडोर में बैठे रहते हैं और माँ की सेवा भी करते हैं और दिमाग में कैलकुलेशन भी कि थोड़ा और खर्चा कर लो तो आगे 160 तोला सोना हाथ में आ जाएगा। पैसे कम पड़ते हैं तो बीवियों को फोन लगाते हैं। बहुएं भरोसे में आकर अपने गहने बेचकर भेजती हैं पैसे। उधर गांव में दूसरा मोर्चा खुल चुका होता है कि तीनों बहुएं दिन भर सुरली के पीछे पड़ी रहती हैं। उन्हें पूरा शक है कि अगर किसी को सोने का पता होगा तो सुरली को। लेकिन सच ये होता है कि बेचारी सुरली को तो कुछ नहीं पता होता। वहीं वो पियक्कड़ आदमी जिसने भगवान से पन्नू ताई की मौत मांगी थी, अब वो रोज मंदिर में दिया जलाकर बैठा रहता है। उसने मन ही मन ठान लिया होता है कि जिस दिन दिया बुझेगा उसी दिन पन्नू ताई की कहानी खत्म होगी। लेकिन दिया है कि बुझने का नाम ही नहीं लेता। उधर दो इडली भाइयों को छोड़ करके पेनी को पकड़ लेता है और सुनसान जगह ले जाकर ये धमकाता है कि सीधी तरह बता माँ को कहाँ ले गए हो। तो ये अचानक सेवा भाव क्यों? पेनी डर जाता है और सब कुछ उगल देता है। अब इडली कहा है कि इन तीनों को अपने पैसे से इलाज करने दो। जब सास ठीक होकर घर आएंगी तो कानूनी तौर पे सोना सुरली के नाम का ही होगा और मतलब मेरा। वो पेनी से कहता है कि हॉस्पिटल की हर अपडेट देते रहना। उधर हॉस्पिटल में तीनों भाई डॉक्टर के पीछे पड़े रहते हैं। सर, माँ कैसी है? डॉक्टर अंग्रेजी में बोलता है, पेशेंट्स कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, वी कांट से एनीथिंग नाउ। लेकिन तीनों को कुछ समझ नहीं आता
विजयन सेल्वन से पूछता है कि क्या बोला डॉक्टर ने। सेल्वन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, अरे डॉक्टर साहब ने हंस करके कुछ बोला, मतलब माँ ठीक हो रही है। कुछ देर बाद अचानक अफरा तफरी मचती है और नर्स, जूनियर डॉक्टर दौड़ते हुए पन्नू ताई के कमरे की तरफ भागते हैं। तीनों भाई घबराकर फिर पूछते हैं डॉक्टर से। इस बार पास खड़ी नर्स दया करके लोकल भाषा में समझाती है कि आपकी माँ की हालत बहुत खराब है। अब विजयन का गुस्सा सेल्वन पे टूट पड़ता है। अगर पहले पता होता तो घर ले जाते, हमने बीवियों के गहने बेच डाले हैं। मारपीट के बाद सेल्वन बाहर निकलता है, लेकिन हॉस्पिटल कंपाउंड में उसकी नज़र एक एम्बुलेंस पे पड़ती है। कुछ लोग ड्राइवर से झगड़ रहे होते हैं और ड्राइवर आराम से टायर में हवा भरवा रहा होता है। एम्बुलेंस के अंदर एक बूढ़ी औरत ऑक्सीजन मास्क लगाकर पड़ी है। जिंदगी और मौत के बीच सेल्वन डॉक्टर को डांटता है कि पहले पेशेंट को देखो वरना पुलिस बुलाऊंगा। मजबूर होकर ड्राइवर उस बूढ़ी औरत के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा देता है और कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें थम जाती है। अब सेल्वन की आंखों के सामने एक औरत मर जाती है। अब हिल चुका होता है सेल्वन बाहर से। हिल चुका सेल्वन बाहर आकर ड्राइवर से पूछता है कि ये लोग चाहते क्या थे। डॉक्टर थकी आवाज में सच बताता है, ये लोग अपनी माँ को हॉस्पिटल लाए थे। डॉक्टर ने कहा कि हालत बहुत खराब है, बचाने की उम्मीद कम है। मैंने कहा घर ले जाओ, अपने लोगों के बीच रहेगी तो शांति से जाएगी। लेकिन एम्बुलेंस ड्राइवर सेल्वन से कहता है कि ये लोग खुद कह रहे थे कि ऑक्सीजन निकाल दो, बस यही खत्म कर दो। मैंने जानबूझकर टायर पंक्चर कराया ताकि उनकी माँ कुछ देर और जिंदा रह सके। ये सुनते ही सेल्वन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि जैसे ही वो खुद आईने में अपना चेहरा देख रहा हो। वो पैसे बचाने के चक्कर में क्या वो भी अपनी माँ के साथ यही कर रहा था। वो तुरंत वार्ड भागता है और तभी देखता है कि अंदर ओपिनियन और विजयन डॉक्टर से झगड़ रहे होते हैं कि हम बिल और नहीं दे सकते, डिस्चार्ज कर दो, हम घर ले जाएंगे अपनी माँ को। तभी एक मोड़ पे सीनियर डॉक्टर खुद उनके पास आता है। ये कहता है कि कल हालत बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन आज पल्स नॉर्मल है। अगर ठीक से इलाज किया जाए तो आपकी माँ बच सकती है। बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, और छोटा सा का मतलब 4 लाख रुपए। ये सुनते ही ओपिनियन और विजयन के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। लेकिन सेल्वन जो अभी अंदर से हिल चुका था उल्टा समझाने लगता है कि अरे अब सिर्फ 4 लाख ही तो है, लेकिन डॉक्टर एडजस्ट कर लेंगे, पहले माँ को तो बचाते हैं। उधर पेनी तुरंत 2 इडली को फोन करता है और बताता है कि ऑपरेशन होगा तो सांस बच सकती है, लेकिन अगर वो ठीक हो गई तो सोना 2 बेटों को ही देंगे, क्योंकि इलाज में उन्होंने ही करवाया है। ये सुनकर वो 2 इडली बेचैन हो जाता है। फिर एक चाल चलता है कि 4 लाख मैं देता हूँ, तुम इलाज करवाओ, बाद में सोना मेरी बीवी सुरली के हाथों में ही मेरे पास आएगा। पैसे पेनी को अपने हॉस्पिटल में जमा करवा देता है। अब डर ये कि माँ को सब याद रहेगा या नहीं, कहीं सोने का राज लेकर भूल न जाए। जब पन्नू ताई होश में आती है तो तीनों उसे पुकारती है। वो एक एक को पहचान कर वही पुराना तेवर दिखाती है कि अरे कुत्तो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर ये सुनते ही तीनों को राहत मिलती है और हल्की सी बेइज्जती भी। वो पूछते हैं कि माँ, जब तुम खटिया पर थी तुम हाथ से कुछ इशारा कर रही थी, क्या वो सोने का इशारा था। पन्नू ताई झल्लाकर बोलती है कि ऊपर पंखा चल रहा था, मैं कह रही थी कि स्विच बंद कर दो, बिजली का बिल बढ़ेगा। अब ये सुनते ही तीनों के दिमाग घूम जाते हैं। फिर सीधे पूछते हैं कि तुमने गोल्ड कुमार के पास 160 तोला सोना जमा नहीं किया था। पन्नू ताई भड़क उठती है, कौन गोल्ड कुमार, मैं किसी को नहीं जानती। और यही खुलती है असली सच्चाई। जिस गोल्ड कुमार ने चीट फंड वाली कहानी सुनाई थी वो गांव का एक सनकी आदमी था, जिसकी आदत थी कि जहां मौत की खबर वहां जाकर डायलॉग मारना। मतलब पूरी प्लानिंग एक पागल आदमी की बात पर टिकी थी। तभी डॉक्टर खुशखबरी देता है कि आपकी माँ पूरी तरह फिट हैं, आराम से 100 साल जिएंगे। पन्नू ताई पूरे रौब से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हैं और ऑपरेशन के बाद भी एटीट्यूड भी ज्यों का त्यों। गांव के पास जीप रुकती है और लोग उसे जिंदा देखकर दहल जाते हैं। जो मिठाई बांटने वाले थे वो कांपने लगते हैं। घर पहुंचकर पन्नू ताई अपने खटिया पे बैठती है और बेटों को बाहर रोक देती है। अंदर बुलाती है सुरली और तीनों बहुए को। और असली ट्विस्ट यहीं पे समझ आता है। वो खटिया के हैंडल को घुमाती है। हेड साइड एक छोटी सी सीक्रेट अलमारी खुलती है जिसमें एक चाबी होता है। चाबी से खटिया के नीचे एक लॉकर खुलता है। फिर खटिया ऊपर से सूटकेस की तरह पूरी तरह खुल जाता है। पूरा बिस्तर एक विशाल लॉकर और अंदर ढेर सारा सोना, इतना कि 160 तोला तो बहुत छोटा लगे। पन्नू ताई मुस्कुराती है, जब मैं इस घर में आई थी बहुत कम सोना था, मैंने धीरे धीरे अपने दम पर सब जमा किया। पति पर निर्भर रहना नहीं सीखा, तुम भी मत सीखो। पति के मरने के बाद मेरे अपने बेटे मुझे छोड़कर चले गए। अगर ये सोना ना होता
तो मेरी हालत किसी बेसहारा बूढ़ी जैसी होती। मैंने करीब 300 तोला सोना जमा किया है, अब इसे 4 हिस्से में बांट लो, ये सब तुम्हारा ही है। तीनों बहुएं जो कल तक सुरली पे शक कर रही थी, आज खुशी से रोने लगती हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि जिस औरत को वो कंजूस समझती थी, वो दरअसल अपने भविष्य की सबसे सुरक्षा कर रही थी। तभी पन्नू ताई सुरली की तरफ मुड़ती है और आवाज में वही पुराना रौब, लेकिन इस बार उसमें अपनापन भी घुला होता है। थोड़ा सा सोना ना देने की वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया था ना। अब मैं कहती हूँ सुरली, तुम खुद अपने पति को छोड़ दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी ऐसे इंसान से जो तुम्हें और तुम्हारे बेटी को इज्जत दे। सुरली हल्की झिझक के साथ कहती है कि अगर मेरा बेटा मान गया तो मैं तैयार हूँ। पन्नू ताई तुरंत उसके बेटे की तरफ देखती है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मम्मी दूसरी शादी कर ले? बच्चा मासूमियत से हाँ में सिर हिलाता है। बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पूरे गांव में पंचायत बैठती है और रिवाज के हिसाब से सबके सामने सुरली अपने पति 2 इडली से रिश्ता तोड़ देती है और औपचारिक तौर पर तलाक, सबकी मौजूदगी में। गांव की औरतें ये नज़ारा देखकर दंग रह जाती है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस गांव में ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन पन्नू ताई अपनी बेटी के फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है। फिर आता है सबसे खूबसूरत पल। पन्नू ताई सुरली की शादी करवाती है पैनी से। वही पैनी जो 40 साल का सीधा साधा आदमी, जिसकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो 12 तोला सोना नहीं जुटा पाया था, जो लालच में फंसकर इस खेल का हिस्सा बन गया होता है, लेकिन दिल से कभी बुरा नहीं था। आज उसे सिर्फ 12 तोला सोना नहीं मिला, पूरी जिंदगी के लिए एक परिवार, इज्जत और अपनापन मिल जाता है। अब सुरली, पैनी, तीनों बेटे और तीनों बहुएं और पोता सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और गांव के ऊपर से पन्नू ताई का आतंक पूरी तरह से नहीं, लेकिन सब वो डर से नहीं, सम्मान बन चुका होता है। लेकिन अब लोग उन्हें सिर्फ कर्ज वसूलने वाली औरत के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी औरत के रूप में देखते हैं जिसने अपने दम पर सब संभाला और अंत में अपने पूरे परिवार का भविष्य सुरक्षित कर लिया। पन्नू ताई दूर खटिया पे बैठी सबको देखती है और चेहरे पे एक संतोष भरी मुस्कान। और यही कहानी एक कड़वे मीठे संदेश के साथ खत्म होती है कि अगर औरत अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो उम्र, हालात और अपनों की बेवफाई, कोई भी चीज उसे पूरी तरह हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।